इंडियन सिनेमा के सुनहरी दौर में जब फिल्म इंडस्ट्री अपनी आवाज ढूंढ रही थी, वो मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। एक सिंगर थी जिसकी टैलेंट इतनी खास थी कि उन्हें अपनी आवाज बुर्का पहनकर दुनिया के साथ शेयर करनी पड़ती थी। दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। ये कहानी है शमशाद बेगम की। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। एक ऐसी औरत जिसने वो रुकावटें तोड़ दी जो उन्हें तोड़ने की इजाजत नहीं थी और जिसकी आवाज एक पूरी नस्ल के लिए साउंड ट्रैक बन गई। 14 अप्रैल 1919 लाहौर में हुसैन बख्श मान और गुलाम फातिमा के घर एक बेटी पैदा हुई। उन्होंने उसका नाम रखा शमशाद। उन्हें क्या पता था कि ये बच्ची एक दिन उनके हर असूल को चैलेंज करेगी। बचपन से ही शमशाद अलग थी। जब उसकी उम्र की दूसरी लड़कियां गुड़ियों के साथ खेलती थीं, वो सुर और ताल में खो जाती थी। मेरे को तो यही नहीं पता मैं कब से गा रही हूँ, बचपन से गा रही। वो स्कूल फंक्शंस में गाती, उसकी आवाज हॉल्स में गूंजती रहती थी। लेकिन एक मुहाफिज खानदान में बेटी की आवाज सिर्फ घर की 4 दीवारी में सुनाई देनी चाहिए, कभी बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए और दुनिया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह शमशाद बेगम का पैशन मुखालफत से टकरा गया। उनका भाई खानदानी इज्जत की हिफाजत करते हुए सबसे दर्दनाक तरीके से उनकी ख्वाहिशात को खामोश करने की कोशिश करता था। अरे मेरा भाई इतने जोर से थप्पड़ मारता था तो मेरे 14 तबक रोजन हो जाते थे सिर के। लेकिन शमशाद बेगम का ख्वाब हर मुखालफत से ज्यादा बुलंद था। उनका इरादा पक्का था, एक बार गाना शुरू किया तो कोई चीज उन्हें उस गाना मुकम्मल करने से रोक नहीं सकती थी। लेकिन हमको अगर 8 मिनट 10 मिनट का भी गाना गाना पड़ता था तो हम एटस्टेट गाते थे। ये जिद्दी लगन बाद में उनकी पहचान बनी। ये एक्चुअल में थी शमशाद बेगम की कमाल की कमिटमेंट, जो उन्हें उस वक्त के हर दूसरे सिंगर से अलग करती थी। जब उनका खानदान उन्हें कैद करने की कोशिश कर रहा था, शमशाद बेगम को सिनेमा हॉल्स की अंधेरे में निजात मिलती थी और वहां उसे रिहाई नसीब होती थी। 13 बार उन्होंने देवदास 13 बार देखी, सिर्फ कहानी से नहीं बल्कि म्यूजिक से, जज्बात से, उस तरीके से मुतासिर होकर जिससे गाने आपको सब कुछ महसूस करा देते हैं। देवदास बहुत अच्छी पिक्चर थी। वाह, उसके आर्टिस्ट अपने अपने टाइम पे बहुत खूबसूरत गाने, उनके इतने अच्छे गाने थे। हम तो उनके फैन थे, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट थे। मैंने कुछ 13-14 दफ़ा देखे थे, मुझे खुद सारे गाने याद हो गए। उस स्क्रीन पर चमकती तस्वीरों में उन्हें अपना मुस्तकबिल दिखाई दिया। 16 दिसंबर 1937 रेडियो लाहौर ने अपनी ब्रॉडकास्ट शुरू की और दुनिया लाखों सुनने वालों के लिए और ख़ास तौर पर एक नौजवान खातून के लिए ख़ास तौर पर बदलने वाली थी। लाहौर स्टेशन शुरू होने के कुछ ही दिन बाद दिसंबर 1937 के आखिर में शमशाद बेगम पहली बार माइक्रोफोन के सामने खड़ी हुई। उनकी आवाज़ रेडियो वेव्स के ज़रिए सफ़र करके पूरे बर्रे सगीर के घरों तक पहुंची। वो सिर्फ 18 साल की थी। रेडियो से मुझे ब्रेक थ्रू मिली और फिर मैं लाहौर रेडियो स्टेशन से, पेशावर रेडियो स्टेशन से, दिल्ली रेडियो स्टेशन से, लखनऊ रेडियो से, सबसे गाती थी। हाँ। लेकिन शमशाद बेगम की ज़िंदगी में ये कामयाबी एक शर्त के साथ आई। उनके वालिद हुसैन बख्श मान एक ऐसा आदमी था जो अपनी बेटी के टैलेंट पर फख्र और समाजी तवक्कुआत की बोझ के बीच में फंस गया था। जब फिल्म प्रोड्यूसर ने उनकी आवाज़ सुनी और उनका चेहरा देखना चाहा, उन्हें स्क्रीन पर एक्ट्रेस के तौर पर देखना चाहा, तो उनके वालिद ने सख्त लाइन खींच दी। एक समझौता हुआ जो शायद आज के दौर में तकरीबन अजीब लगता है। आर्ट वालों ने मुझे फिल्म के एक्टिंग के लिए बुलाया, तो हमने समझा क्या देखते हैं क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप फिल्म में काम करेंगे और गाने तो सब आर्टिस्ट गाते ही हैं जो फिल्म में काम करते हैं, स्क्रीन टच दीजिए। चुपके से जब दे दिया तो
उन्होंने पास कर दिया, उन्होंने कहा हीरोइन का रोल दिया। तो मैं भी बाप से पूछूँ तो करूँ ना आगे, उनको कहा मैंने बाबा ऐसी ऐसी बात है, अगर ये मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। उन्होंने कहा तूने फिल्म में काम किया ना, तो मैंने गाना भी छुड़वा देना। शमशाद बेगम गा सकती थीं, लेकिन सिर्फ अगर वो रिकॉर्डिंग के वक्त बुर्का पहने। उनका कैरियर हो सकता था, लेकिन उनकी तस्वीर नहीं खींची जा सकती थी। वो अपनी आवाज़ दुनिया को दे सकती थीं, लेकिन ऐसा करने के लिए खुद को छुपाना पड़ता था। शायद कुछ लोगों के लिए ये एक कैद की तरह महसूस होता था, लेकिन शमशाद के लिए ये एक दरवाज़ा था, शायद तंग, लेकिन फिर भी एक रास्ता ज़रूर था। उन्होंने सब कुछ गाया, फिल्म्स के गाने, भजन, लोक संगीत। उनकी वर्सटैलिटी हैरत अंगेज थी। उर्दू, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, पंजाबी, उनकी आवाज़ खुद ज़ुबान से आगे निकल गई थी। आपने काफ़ी भजन भी गाए हैं, तो भजन का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मैंने ग्रामोफोन कंपनी में पहली दफ़ा ये गाई आरती जय जगदीश हरे, और उस पे उन्होंने मेरा नाम उमा देवी रखा। 1940 और 50s शमशाद बेगम की थी। वो हिंदी सिनेमा की पहली प्लेबैक सिंगर्स में से एक बनी, एक पायोनियर जिसने ये डिफाइन किया कि इंडियन फिल्म म्यूज़िक क्या हो सकता है। उनके गाने हर जगह थे। 1952 में उनकी आवाज़ ने अंबर को रोशन किया। 1956 में उन्होंने CID के लिए गाया। 1957 में नया दौर में जो कई लोग उनका बेहतरीन काम भी मानते हैं। शमशाद बेगम ने कई लेजेंड्स के साथ जुगलबंदी की, जैसे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश, लेकिन किशोर कुमार के साथ उनकी कोलैबोरेशन उनके दिल में ख़ास जगह रखती थी। सारे जितने भी प्लेबैक आर्टिस्ट थे, ये जो है किशोर कुमार के साथ गया, इसके साथ तो मैंने फिल्मों में वो गाना किया, मेरी नींदों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, ये उसका मेरा डुएट बहुत चला था। साथ मिलकर उन्होंने ऐसा जादू जगाया जो सालों बाद भी आज तक गूंजता है। 1934 में जब वो सिर्फ 15 साल की थी, शमशाद ने गणपत लाल बट्टू से शादी की। साथ मिलकर उन्होंने एक जिंदगी बनाई और एक बेटी उषा पैदा हुई। उन्होंने इनके कैरियर को सपोर्ट किया, लेकिन 1955 में आफत आई। गणपत लाल गुजर गए, शमशाद बेवा हो गई और अब उनकी बेटी की जिम्मेदारी भी उन पर आन पड़ी थी। अपने शौहर की वफात के बाद शमशाद में कुछ बदल गया। वो आवाज़ जो पूरे हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल्स को भरती थी, पीछे हटने लगी। 1960s में वो गाती रहीं, लेकिन कम। 1970 तक उन्होंने धीरे धीरे लाइमलाइट से बिल्कुल पीछे हटकर अपनी बेटी उषा के साथ कंटोनमेंट्स में शांत जिंदगी चुनी। देखिए, ऐसी चीजें आ गई इंडस्ट्री में कि आदमी का काम पीछे पड़ गया और वो जो उस्तादी है वो आगे आ गई। वो औरत जो कभी गाने के लिए बुर्का पहनकर छुपती थी, अब अलग वजूहात से दुनिया से छुप गई। शायद गम या फिर जिंदगी भर रुकावटें तोड़ने की थकन। कई सालों तक वो तकरीबन गुमनामी में रहीं। एक नस्ल उनके गाने सुनकर बड़ी हुई, बिना ये जाने कि उनके पीछे कौन थी। वो आवाज़ जिसने बॉलीवुड के सुनहरी दौर को शेप किया, अब भूत बन गई। पुरानी रिकॉर्डिंग्स और भूली हुई फिल्म रील्स में रहने वाली आवाज़। लेकिन तारीख अपने पायनर्स को नहीं भूलता। 2009 में 90 साल की उम्र में और मुंबई में खामोशी से रहते हुए शमशाद बेगम को पद्म भूषण से नवाजा गया। हिंदुस्तान का एक बुलंद तरीन सिविलियन अवार्ड इंडियन म्यूज़िक में उनकी अजीम कंट्रीब्यूशन के लिए। वो लड़की जिसने अपने पहले गाने रिकॉर्ड करने के लिए बुर्का पहनना पड़ता था, अब आखिरकार सेलिब्रेट की जा रही थी, सिर्फ अपनी आवाज़ के लिए नहीं बल्कि अपनी हिम्मत के लिए भी। 23 अप्रैल 2013 अपने 94 जन्मदिन के सिर्फ 9 दिन बाद शमशाद बेगम मुंबई में गुजर गईं। क्योंकि वो चाहती थी कि जो उनका फ्यूनरल है ना, बड़ा सॉलम होना चाहिए। फ्यूनरल एक सॉलम चीज़ है एंड उसका तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती थी कि मेरा जब फ्यूनरल मुझे लेके जाओ तो बड़े क्वाइटली लेके जाओ, सब काम हो जाए।
आज जब हम किसी प्लेबैक सिंगर को गाने के ज़रिए किसी कैरेक्टर को ज़िंदा करते हुए सुनते हैं, हम उस पास्ट का तजर्बा कर रहे हैं जो शमशाद बेगम ने बनाने में मदद की। इंडियन सिनेमा में हर फीमेल सिंगर की आवाज़ उस बुनियाद पर खड़ी है जो उन्होंने बनाई। शमशाद बेगम को कहा गया कि खामोश रहो, उन्होंने गाना चुना। उन्हें कहा गया कि चुप हो जाओ, उन्होंने लाखों लोगों तक, सुनने वालों तक जाने का फैसला किया। उन्हें कहा गया कि औरत की आवाज़ घर की है, उन्होंने उसे दुनिया का बना दिया।